इतिहास में ना कुछ कहानियां बड़ी दिलचस्प होती हैं। ऐसी कहानियां जो जीत और हार, बनाने और बिगड़ने के बीच की एक बहुत ही महीन सी लकीर को दिखाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शासक लक्ष्मण सेन की कहानी में उतरेंगे, जिनकी विरासत जितनी शानदार थी उतनी ही दुखद भी। सोचिए, एक तरफ कला का एक सुनहरा दौर था, तो दूसरी तरफ एक पूरे साम्राज्य का अचानक से अंत हो गया। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या तलवार से बनी सल्तनत ज्यादा टिकती है या फिर कलम से लिखी गई कोई कविता? पता है, यही सवाल लक्ष्मण सेन की पूरी विरासत को समझने की चाबी है। तो बात है लक्ष्मण सेन की, जिनका शासनकाल था 1189 से 1206 ईस्वी तक। ये एक ऐसा दौर था जिसे कला को दिए गए उनके समर्थन के लिए भी याद किया जाता है, और एक बहुत ही विनाशकारी सैन्य हार के लिए भी। चलिए पहले उनके दौर की जो चमक थी ना, उसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्ष्मण सेन के साम्राज्य के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो आज भी चमक रहा है। उनका वो सुनहरा दरबार जो कला के संरक्षण और गहरी धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र था। देखिए, लक्ष्मण सेन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक बहुत गहरे भक्त भी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि अपनाई थी। मतलब उनकी पहचान सिर्फ उनके ताज से नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन उनके दरबार की असली चमक तो वहां के विद्वान और कवि थे। जरा कल्पना कीजिए, जयदेव जैसे महान कवि जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और हलायुद्ध, गोवर्धन, धोइन जैसे ना जाने कितने ही सितारे। ये सिर्फ एक राजा का दरबार नहीं था, बल्कि उस जमाने का एक इंटेलेक्चुअल हब था। और हाँ, इन सभी महान रचनाओं में से जयदेव की गीत गोविंद बिल्कुल अलग खड़ी है। ये वो पहली किताब मानी जाती है जिसने बंगाल में कृष्ण राधा भक्ति को घर घर तक पहुंचाया, उसे लोकप्रिय बनाया। इसका असर इतना गहरा था कि ये आज भी इस इलाके की संस्कृति और धर्म को प्रभावित करती है। मतलब ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये तो एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी। पर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, कला और संस्कृति की इस चमक के पीछे एक अंधेरा तूफान भी पल रहा था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसका कोई विरोधी नहीं हुआ, और एक साम्राज्य अचानक ढह गया। देखिए, 1179 ईस्वी में लक्ष्मण सेन का शासन शुरू हुआ था, और ठीक 15 साल बाद 1194 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, बस 15 सालों के अंदर एक सुनहरा दौर कैसे बिखर कर रह गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो कोई मुकाबला ही नहीं कर पाए। एक राजा जिसका दरबार ज्ञान और कला से इतना जगमगा रहा था, वो अपनी ही राजधानी को नहीं बचा सका। ये एक बहुत कड़वा सच है। नतीजा जाहिर है, तबाही। राजा लक्ष्मण सेन को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और उनकी राजधानी नदिया पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया। मतलब एक ही पल में सेन साम्राज्य का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। तो जब सारी धूल बैठ गई और साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया, तो आखिर बचा क्या? चलिए अब उस विरासत को देखते हैं जो इस पतन के बाद भी जिंदा रही। वो विरासत जो तलवार से नहीं बल्कि कलम से लिखी गई थी। हाँ, राजनैतिक तौर पर कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उनके जो बेटे थे, उन्होंने पूर्वी बंगाल में किसी तरह शासन जारी रखा। कह सकते हैं कि राजवंश की एक छोटी सी चिंगारी बची रही, लेकिन साम्राज्य की जो आग थी वो बुझ चुकी थी। पर सच तो यह है कि लक्ष्मण सेन की असली विरासत उनके बेटों के छोटे से राज्य में नहीं, बल्कि गीत गोविंद जैसी रचनाओं में जिंदा रही। सदियों बाद भी जब उनके साम्राज्य को शायद लोग भूल चुके हैं, ये कविता आज भी जिंदा है। यही तो कला की ताकत है, जो समय और सत्ता दोनों से परे होती है। तो कुल मिलाकर लक्ष्मण सेन की दो विरासतें हैं। एक तरफ उनका सैन्य साम्राज्य जो 1194 में एक हार के साथ खत्म हो गया, और दूसरी तरफ उनका वो सांस्कृतिक दरबार जिसकी रचनाएं जैसे गीत गोविंद आज भी जिंदा हैं और हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रही हैं। एक था जो कुछ पलों का था, और दूसरा जो स्थायी साबित हुआ। और ये बात हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ, कि अगर एक किताब एक पूरे साम्राज्य से ज्यादा जी सकती है, तो असल में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो राजा जिसने उस दरबार को बनाया, या फिर वो कवि जिसकी रचना अमर हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो विरासत के असली मतलब के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।